नमस्कार, मैं जगन्नाथ दुबे। आज हम लोग काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन की बात करेंगे। काव्य प्रयोजन कहने से ही साफ-साफ पता चलता है कि काव्य का उद्देश्य, यानी जिस काव्य के बारे में हम देखते हैं कि आनंदवर्धन ने लिखा है कि अपारे काव्य संसारे कविरेवा प्रजापति तथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यानी जो कवि है, वो क्या करता है कि इस अपार काव्य संसार का प्रजापति है, ब्रह्मा। तो ये जो अपार काव्य संसार है और जिसका कि कवि ब्रह्मा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, कविता लिखी क्यों जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, किसके लिए कविता लिखी जाती है, या कविता करती क्या है, उसका काम क्या है। ये सारी बातें, ये सारे बहस के मुद्दे काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे काव्य प्रयोजन को लेकर के, कविता के कविता की जरूरत को लेकर के, कविता के काम को लेकर के अलग अलग बहसें, अलग अलग सवाल और उसके अलग अलग जवाब, ये सब सामने आने लगे। लेकिन अगर हम शुरुआत में देखें तो संस्कृत साहित्य में संस्कृत के जिन आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को लेकर के जो बात की है, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में शुरुआती बहस जो हुई, यानी काव्य शास्त्रीय बहस जो हुई, वो नाटक को लेकर के हुई। और काव्य शास्त्र का जो पहला ग्रंथ हमें मिलता है, उसका नाम नाट्यशास्त्र है, जो आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। आप सब यह भी जानते होंगे कि कई लोग ये मानते हैं कि भरत मुनि एक व्यक्ति थे, और कई लोगों का यह मानना है कि भरत मुनि कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह एक पद जैसा था। तो वो बहुत सारे भरत मुनियों ने मिल करके नाट्यशास्त्र की रचना की है। अच्छा, जितना व्यापक, जितना विस्तृत नाट्यशास्त्र है और जितने समयावधि में वह फैला हुआ लगता है, उससे दूसरा वाला मत ज्यादा पुष्ट होता हुआ दिखाई देता है कि हाँ, शायद भरत मुनि कोई एक पदवी रही होगी, कोई एक ऐसी परंपरा से चला आता हुआ कोई एक ऐसा नाम रहा होगा जो अलग अलग आचार्यों को दिया जाता रहा होगा। तो बहरहाल भरत मुनि नाट्यशास्त्र में, हालांकि वो नाटक के उद्देश्य की बात करते हैं, लेकिन नाटक या कोई भी सृजनात्मक लेखन जो कुछ हो रहा है, उसके उद्देश्यों की चर्चा वहीं से शुरू होती है, यानी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं, दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम तपस्विनाम विश्राम जननम लोके नाट्य में भविष्यति। ये नाटक क्या करता है? दुख से पीड़ित, श्रम से पीड़ित माने थके हुए, और तपस्वी, इनको विश्राम देता है। दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम तपस्विनाम विश्राम जननम लोके नाट्य में भविष्यति। और उसके अलावा क्या करता है? लोक का उपदेश प्रदान करता है। ये नाटक का उद्देश्य है, या ये नाटक का काम है। इसके अलावा उन्होंने एक और परिभाषा दी, जिसमें लिखा कि धर्मयम यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतत् भविष्यति। ये परिभाषाएं शुरुआती परिभाषाएं हैं, या ये उद्देश्य शुरुआती उद्देश्य है जो आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाटक के संबंध में दिया गया। लेकिन बाद में जब काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजनों की चर्चा हुई, तो उन काव्य प्रयोजनों की चर्चा के दौरान भरत मुनि की इस परिभाषा की, या भरत मुनि के इस सूत्र की बातचीत लगातार होती रही है। इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत यहाँ से की जानी चाहिए। इसके बाद आप देखें, अगर भरत मुनि के बाद जो दूसरे आचार्य हैं, वह आचार्य भामह हैं, जिन्होंने काव्य प्रयोजन की बात की है। भामह क्या करते हैं? काव्य प्रयोजन की बात करते हुए वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, उनकी परिभाषा पहले आप अगर देखें कि धर्मार्थ काम मोक्षेश वैचक्षण्यम कला सुचा
करोति प्रीतिम कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। यानी उत्तम काव्य, साधु काव्य वह है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, कलाओं में दक्षता, प्रीत यानी आनंद तथा यश इतना प्रदान करे। यानी काव्य का उद्देश्य यह सब प्रदान करना है, देना है। या आप काव्य अगर पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं। इसके अलावा भामह ने एक और बात कही है काव्य प्रयोजन को लेकर के, और उनका कहना यह है कि शास्त्र का जो दुर्बोध और नीरस अर्थ है उसको सरस और रमणीय रूप में ग्राह्य और संवेद्य बनाकर जो विधा प्रस्तुत करती है वह विधा कविता है। तो ये एक और उद्देश्य भामह बताते हैं, और यहीं से शास्त्र और जो है रचनात्मक लेखन या काव्य, इन दोनों के बीच की बहस भी शुरू हो जाती है, जो काव्य शास्त्र में एक लंबी बहस चलती है। आचार्य वामन हो गए और दूसरे तमाम लोगों ने इस बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य वामन को आप देखिए कि वो काव्य शास्त्र की क्या प्रयोजन की क्या परिभाषा देते हैं। काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यानी काव्य दृष्ट और अदृष्ट, प्रयोजन, प्रीति और आनंद, प्रीत यानी आनंद और उसकी कीर्ति, ये चीजें प्रदान करता है या देता है, या काव्य लिखने से ये चीजें मिलती हैं, या कविता में ये चीजें मौजूद होती हैं। कविता पढ़ने से इन चीजों को हम पा सकते हैं। उसके बाद आचार्य रुद्रट हैं, आचार्य कुंतक हैं, और तमाम दूसरे आचार्य हैं, आचार्य महिम भट्ट हैं। इन लोगों ने काव्य की अलग अलग काव्य के अलग अलग प्रयोजन बताए हैं। वो उतने महत्वपूर्ण मुझे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जब भी काव्य प्रयोजन की चर्चा होती है, जब भी काव्य प्रयोजन से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आप आचार्य भरत मुनि के, या फिर भामह के, वामन के, और उसके बाद आचार्य मम्मट के मत की चर्चा की जाती है। काव्य प्रयोजन के संबंध में मम्मट का मत जो है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए, उन काव्य प्रयोजनों पर उसके बाद की पूरी जो है काव्य परंपरा ने प्रमुखता से विचार किया और उसको मान्यता दी है। क्या कहते हैं, मम्मट की परिभाषा क्या है? मम्मट की जो परिभाषा है, काव्य यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यानी कविता क्या क्या काम करती है? काव्य यशसे, उसे यश प्राप्त होता है, अर्थ कृते, धन मिलता है, व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान होता है, शिवेतर क्षतये, जो शिव से इतर है, यानी जो अमंगलकारी है, जो मंगल नहीं कर सकता है। शिव को मंगल का देवता माना गया है, या शिव का मतलब भारतीय परंपरा में मंगल है। तो जो शिव से इतर है, यानी जो अमंगलकारी है, उसका क्या होगा? नाश होगा। सद्यः पर निवृत्ति, माने तत्काल परमानंद की प्राप्ति होगी कविता पढ़ने से। और यूं भी कविता को के बारे में तो कहा गया है ना, परमानंद सहोदर, वो रस रस की जो बात की जाती है, तो उसको परमानंद के समान आनंद देने वाला बताया जाता है। यहाँ उसी संदर्भ में सद्यः पर निवृत्ति की बात है। और छठा प्रयोजन बताया उन्होंने, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, यानी कांता के समान, प्रियतमा के समान उपदेश देने वाला। आप सब शायद जानते होंगे कि भारतीय परंपरा में उपदेश तीन तरह के बताए गए, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। और ये कहा गया कि जैसे जो शास्त्र का ज्ञान है, वेद वगैरह का, वेद शास्त्र जो बातें कहते हैं, वो प्रभु सम्मित उपदेश की तरह है। जैसे कोई आपका बॉस है, वो जो बात कह दे आपको, तो वो सलाहियत के लहजे में कहे, लेकिन वह सलाहियत भी आपके लिए आदेश जैसी होगी। दूसरा है सुहृदय सम्मित, यानी अब इसके बारे में अगर बात की गई तो कहा गया जैसे इतिहास पुराण ये सब जो बातें कहते हैं, वो ऐसी बात है जैसे आपका कोई मित्र कोई बात कह रहा हो। और तीसरी है कांता सम्मित। कांता सम्मित यानी जो आपकी प्रियतमा, प्रिया, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके आप बहुत
करीब हैं, वो जिस तरीके की बात कहे तो वो होगी कांता सम्मित। और जो कविता है, जो काव्य है, वह असल में कांता सम्मित उपदेश ही देता है। इसलिए कविता कांता सम्मित उपदेश का मतलब ये है कि अगर आप कविता पढ़ते हैं तो उसी तरीके से जो है आपको किसी काम को करने के लिए उपदेशित किया जाएगा, जैसे आपकी प्रियतमा, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो कोई बात आपसे कहे तो जाहिर सी बात है, सहज ही आप उस बात को मानते हैं और बहुत तत्काल उसको कर डालना चाहते हैं। वही काम कविता के द्वारा भी होता है। तो आचार्य मम्मट ने ये छह उद्देश्य बताए हैं, छह प्रयोजन बताए हैं काव्य के। और इन्हीं प्रयोजनों को लेकर के बाद में हम देखते हैं कि रीतिकाल की कविता में जो कवि आते हैं और वो काव्य प्रयोजनों की बात करते हैं, तो उनमें मोटे तौर पर इन्हीं प्रयोजनों की चर्चा होती है। या उसके बाद एक दो लोगों ने एक दो आचार्यों ने मम्मट के मत का विरोध किया है, जैसे आचार्य हेमचंद्र हो गए। लेकिन बाकी के लोगों ने, लगभग लोगों ने मम्मट के मत को स्वीकार कर लिया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि काव्य प्रयोजन को लेकर के मम्मट ने जो तर्क दिए, जो मत दिए, वो मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनकी उस परिभाषा को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो परिभाषा कहीं ना कहीं आपसे मुझे लग रहा है हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में वो पूछी जाती है। पूरी परिभाषा नहीं दी जाएगी तो उसमें से कोई एक उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, एक प्रयोजन पूछ लिया जाएगा कि कांता समित उपदेश काव्य देता है, या काव्य कांता समित उपदेश देता है, ये किसने कहा है, या काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है, ये किसने कहा है। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाए, पर आचार्य मम्मट के मत को अनिवार्यतः पूछा ही जाता है हर एक परीक्षा में। तो वो परिभाषा आप नहीं भूलेंगे, उसको आप ध्यान रख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उस परिभाषा को अभी लिख करके भी डाल देता हूँ, आप उसको देख सकेंगे, वहां से नोट भी कर लेंगे। लेकिन काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्यः पर निर्वृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यह बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि ये आचार्य मम्मट ने यह परिभाषा दी है, और जिसमें कुल छह प्रयोजन बताए गए हैं, छह उद्देश्य बताए गए हैं। इसके बाद अगर हिंदी कविता में आए, तो आदिकाल में तो कविता को लेकर के कोई बहस उस तरीके की होती नहीं है। बहस तो भक्ति काल में भी लगभग नहीं होती है। एक अकेले मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो अपने कवि होने पर सकुचाते नहीं है। यानी अवमन जान कवित अस कीन्हा मकुर है राय मगत जगत मह चीन्हा, ये कह के वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने जानबूझ करके कविता लिखी है, क्योंकि हमारा चिन्ह, हमारी पहचान इस संसार में, इस जगत में बची रह जाए। बाकी आप जितने भी कवियों को देखेंगे तो जो वो अपने कविकर्म को लेकर के ही सचेत नहीं है, या कविकर्म, या वो जो कुछ कर रहे थे उसको वो कविकर्म मान ही नहीं रहे थे, तो फिर वो काव्य प्रयोजनों की बात कैसे करेंगे सचेत ढंग से। जैसे तुलसी को ही आप देखिए, कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु, कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहो लिख कागज कोरे। ऐसा लग रहा है जैसे वो बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि भैया कविता मुझे नहीं आती है, कविता मैं नहीं लिख सकता, कविता लिखना मुझे नहीं आता है। हालांकि एक अलग बात है कि तुलसी ने जो कविता लिखी, वैसी कविता लिखने के लिए बहुत श्रम और बहुत प्रतिभा की जरूरत होती है। कबीर भी लगभग उसी तरह की बात कह रहे हैं, मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, हमको कुछ नहीं मतलब है उससे। लेकिन तुलसी को आप देखिए, हालांकि तुलसी अभी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोत। मैंने खुद के सुख के लिए मैं यह रघुनाथ की गाथा भाषाबद्ध कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। एक जगह हुए, आप उसको अनायास या यूं ही कह सकते हैं कि कह दिया होगा उन्होंने, पर एक जगह उन्होंने लिखा है, कीरति भनित भूति भल सोई सुरसर सम सबका हित होई। जो नदी के समान सबका हित करने वाली हो, वही कविता अच्छी कविता हो सकती है। मैंने कविता का उद्देश्य यह है कि वो सबका भला करे। बाद में आप आचार्य शुक्ल को जब आप देखेंगे, अभी पाएंगे कि आचार्य शुक्ल लगभग तुलसी की इस परिभाषा से अपने आप को सहमत पाते हैं, या तुलसीदास की यह परिभाषा कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल के दिमाग में रही होगी जब वो काव्य प्रयोजन की बात कर रहे हैं। रीतकालीन कवियों में कुलपति नाम के एक कवि हुए, रस रहस्य नाम से उन्होंने किताब लिखी, उनके ग्रंथ का नाम है।
उन्होंने क्या लिखा, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन और खोय होत कवित में चतुरई जगत राम बस होय। कविता में ये चीजें होती हैं क्या, जस वही काव्य यश से, अर्थ कृते संपत्ति, आनंद अति थोड़ा सा बदल दिया अपने आप में, दुरितन और खोय होत कवित में चतुरई जगत राम बस होय। एक दूसरे कवि आचार्य हैं सोमनाथ, रस पीयूष निधि नाम से उनका ग्रंथ है। कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देत करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेत। कविता वह है जो ये सब काम करती है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता मनोरंजन नहीं है। अभी तक ये था कि कविता मनोरंजन का साधन हो सकती थी या थी, या उससे आनंद की प्राप्ति होती थी। हालांकि सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए ही कोई काव्य नहीं रचा जा रहा था, यह भी बात थी, लेकिन आनंद की प्राप्ति एक मुख्य उद्देश्य था। यहाँ मैथिली शरण गुप्त स्पष्ट शब्दों में नकारते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश होना चाहिए। इसके बाद हिंदी के सर्वमान्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वे जो कविता का प्रयोजन काव्य प्रयोजन बताते हैं, हालांकि उस तरीके से उन्होंने कोई अलग तरीके से निबंध नहीं लिखा कि काव्य प्रयोजन पर कोई निबंध लिखा हो, पर कविता क्या है जो उनका निबंध है उसी में वो कविता के प्रयोजन की भी बात करते हैं। और भाव संचार या संप्रेषण, रसोत्पादन, पाठकों के हृदयों का संस्कार परिष्कार और विस्तार तथा लोक मंगल, ये शुक्ल जी को लगता है कि ये काव्य का प्रयोजन होना चाहिए या कि काव्य का प्रयोजन है। वो बार बार कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य पाठक के हृदय का विस्तार करके उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाना है। मनुष्यत्व की उच्च भूमि को ही उन्होंने लोक सामान्य भाव भूमि कहा है। अभी जो लोक सामान्य भाव भूमि बात कहते हैं ना कि हृदय को लोक हृदय में लीन कर लेने का नाम जो है वो कविता है। तो अपना जो व्यक्ति का हृदय है उस हृदय को लोक हृदय में लीन कर लीजिए, ये बात वे कहते हैं। उसके बाद अपने अपने ढंग से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब अपने अपने ढंग से काव्य प्रयोजनों की बात करते हैं। लेकिन आप इन सबके काव्य प्रयोजनों में एक बात पाते हैं, रस की बात है, लोकमंगल की बात है, शास्त्र के समानांतर एक वैकल्पिक विधा की बात है। तो ये सब बातें जो है वो संरचनागत बातें हैं। हमें काव्य प्रयोजन पर बात करते हुए प्रेमचंद को नहीं भूलना चाहिए। मैंने जितने भी काव्य शास्त्रियों को पढ़ा, काव्य शास्त्र लिखने वाले लोगों को पढ़ा, मुझे नहीं ध्यान है कि किसी ने प्रेमचंद का उल्लेख किया है काव्य प्रयोजनों के संबंध में। जबकि प्रगतिशील लेखक संघ की जब स्थापना हुई 1936 में लखनऊ में, और उसकी सदारत की मुंशी प्रेमचंद ने, और उन्होंने जो भाषण दिया जिसे बाद में साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित भी किया गया, उस भाषण में जब वो कहते हैं कि अब हमें साहित्य का मेयार बदलना है, ये जो मेयार बदलना है असल में ये क्या है, प्रतिमान बदलना है मानो, यानी साहित्य के जो मूल्य हैं, साहित्य जो काम कर रहा है अब उससे अलग जाना है। अब सोने का वक्त नहीं रह गया, अब जागना होगा। और फिर वो बताते हैं कि भाई बहुत सारी बातें हो चुकी, हीर रांझा की और इसके प्रेम की और तमाम सारी चीजों की, अब इससे बाहर निकल करके जो दुखित हृदय है, जो पीड़ित हृदय है, उस हृदय की पुकार को सुनने की जरूरत है, उसको दर्ज करने की जरूरत है। तो काव्य प्रयोजनों के संबंध में ये सारी बातें भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र विकसित हो रहा था, उस सौंदर्य शास्त्र ने काव्य प्रयोजन को जिस तरीके से बदल दिया। बीच में एक ऐसा वक्त भी था जब काव्य प्रयोजन को लेकर के चर्चा होती, नहीं कविता से क्रांति हो जाएगी, क्रांति ला सकती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और तमाम सारी
कविताएं जब लिखी गईं, ओजपूर्ण कविताएं जिनसे लगता था बदलाव हो जाएगा, तो लोगों को लगा क्रांति कविता करेगी, कविता से क्रांति हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब स्थितियां समझ में आई, तो ये मान्यता दृढ़ हुई कि कविता क्रांति नहीं कर सकती। वो क्रांति के लिए एक माहौल बना सकती है, एक व्यवस्था ऐसी बना सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है, लोगों को सजग और सचेत कर सकती है, लोगों के भीतर विवेक विकसित कर सकती है, सत और असत को पहचानने का विवेक, कौन शोषक है कौन शोषित है इसका विवेक, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसका विवेक, ये सब काम कविता कर सकती है और लगातार करती आ रही है। समकालीन हिंदी कविता को हम जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि शोषणकारी सत्ता तंत्रों की, शोषणकारी शक्तियों की जैसी बारीक पहचान समकालीन हिंदी कविता ने व्यक्त की है, दर्ज की है, वैसी शायद ही किसी और कविता में दिखाई देती हो। तो ये सब अनेक मोर्चे हैं जिन पर कविता संघर्ष करती है, जिन पर कविता काम करती है, जिनके लिए कविता लिखी जाती है। उन सब मोर्चों पर कविता अपना काम कर रही है, लेकिन जब अतिरिक्त की आकांक्षा रखेंगे तो किसी से भी रखें, वो चीजें उस रूप में आपके सामने नहीं आएंगी, कविता से भी नहीं होगा। कविता के प्रयोजन को लेकर के, काव्य प्रयोजन को लेकर के पश्चिमी विद्वान के मत भी आपको जानने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, लेकिन चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे और किसी और वीडियो में हम अलग से पाश्चात्य विद्वानों के काव्य प्रयोजन संबंधी मतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके जो इतने सारे लोगों ने जो मत दिए, उन्हें अगर हम यूं मोटे तौर पर समझना चाहें तो 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी नीतिवादी, आनंदवादी, कलावादी और समन्वयवादी। भारतीय काव्य शास्त्रियों के, भारतीय विद्वानों के मतों का भी इस तरीके से उनकी श्रेणीबद्धता की जा सकती है, उन्हें इस तरीके से बांटा जा सकता है, उनकी भी चर्चा कभी करेंगे। लेकिन इन विद्वानों के जो मत हैं उनकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमने संस्कृत साहित्य के जो आचार्य हैं उनके मत की बात की है, और हिंदी के आचार्यों की, हिंदी के कवियों की जो कवियों का जो विचार है काव्य प्रयोजन को लेकर के, उसकी चर्चा की है। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।